हेलो साथियों, मैं आपका दोस्त संजय राजपुरोहित। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द पार्ट 3 द फंडामेंटल राइट। इससे पहले हमने दोस्तों बात की थी आर्टिकल 14 की। मैंने आर्टिकल 14 पे भी एक पूरी कंप्लीट क्लास ली थी। मैं सोच रहा हूं कि 1 बाय 1 सारे आर्टिकल पे लूं, बिकॉज इकट्ठा करके अगर मैं चाहूं तो एक ही वीडियो में सारे आर्टिकल बता दूंगा, बट उससे आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। मेरा पर्पज यहां पे एक्स्ट्रा वीडियो बना के और सारी चीजें इकट्ठी डाल के आपका टाइम खराब करना नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप कंसेप्ट को रियली अंडरस्टैंड करें। जब भी कोई क्वेश्चन आए, जब भी आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप्ड होनी चाहिए कि इन बिटवीन द क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट नहीं होगा, इन बिटवीन लाइंस पूछा जाएगा। सो किसी भी तरह का क्वेश्चन, किसी भी तरह की ट्विकिंग हो तो आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, तो उसी बेसिस पे आज मैं क्लास को छोटा रखने की कोशिश करूंगा, बट आज हम आर्टिकल 15 करेंगे। आर्टिकल 16 पे भी मैं एक वीडियो डालूंगा, बट जब ये आर्टिकल 19 से आगे जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली वीडियो सारे आर्टिकल इन शॉर्ट वीडियोस आ जाएंगे। तब तक के लिए फंडामेंटल राइट आपके लिए बहुत ज्यादा फंडामेंटल है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है ये। सो आप इसको उसी तरीके से एज ए प्रैक्टिकल वे लीजिए। इससे सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने के लिए लीजिए। ओके, सो आज हम करेंगे बात राइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। सो आर्टिकल हमने बात किया था इक्वालिटी के लिए जो राइट्स है वो 14 to 18 में है। जो सेग्रीगेशन हुआ है 6 टाइप में, उसमें इक्वालिटी वाला जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आर्टिकल 14 to 18 है। सो 14 हमने देख लिया था। 14 में हमने एक बात की थी कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ तो रूल ऑफ द लॉ की बात करता है, बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में हमने बात किया था कि ये रिजर्वेशन पॉलिसी को प्रोटेक्ट करता है। तो अब हम बात करें, अगर रिजर्वेशन पॉलिसी रियली ओरिजिनेट एक्सप्लिसिटली कहां हो रही है तो वो आर्टिकल 15 में है। यहां पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट्स के जो डिसीजंस आते हैं ऑन द रेगुलर, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं कुछ चीजें, जैसे अभी बीच में आपने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिजर्वेशन है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये बात ही नहीं समझ में आई कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कह रहा है। सो आपको मैं आज वो सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा इसमें। एंड आप इतना समझ लीजिए, आर्टिकल 14 है वो एक जनरलाइज सेंस देता है कंप्लीटली कि एक रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सारे लॉ के सामने इक्वल होने चाहिए, बट अनइक्वल लोगों को लॉ में इक्वल फुटिंग पे नहीं रख सकते, इसीलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए। और इसी के लिए अगर स्टेट को लगे कि लोग डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट जगह प्लेस है तो उनको कैटेगराइज करे और उनको इक्वल आने की अपॉर्चुनिटी दे। तो बेसिकली वहां से एक हिंट किया कि आपका स्टेट है वो लोगों को कैटेगराइज कर सकता है। तो उसी आर्टिकल 14 का हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 14 का आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 एक्सटेंशन है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 उसी का, आर्टिकल 14 का आर्टिकल 15 और 16 एक एक्सटेंशन है। क्या है ये? फोकस्ड है बेसिकली। ये अगेंस्ट आर्टिकल 15 जनरल डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है और आर्टिकल 16 स्पेशली एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, और आर्टिकल 15 मोर ओवर एजुकेशन में एडमिशन की बात करता है। तो अगर कोई बैकवर्ड कैटेगरी है उसको आगे लाने के लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए बेसिकली उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए। सो बेसिकली ये
आर्टिकल 14 है वो जनरलाइज सेंस में एक बिगर पिक्चर में बोलता है। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 आपका एक फोकस्ड वे में बोल रहा है। और फोकस किस पे कर रहा है? आर्टिकल 14 की एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको डिफरेंस समझना होगा। आर्टिकल 14 जब ब्रॉडर सेंस में बोलता है तो वो किसी स्पेसिफिक रहने वाले लोगों की, किसी कंट्री स्पेसिफिक रहने वाले लोगों की बात नहीं करता है। आर्टिकल 14 इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी, इवन द एलियन। आपको पता है कि आर्टिकल 14 की अगर बात करी जाए कि रोहिंग्या है तो उन पे भी राइट टू इक्वलिटी, उन पे भी आर्टिकल 14 लगता है। तो अगर उनका कोर्ट में केस एक्सेप्ट करना है तो उनके लिए भी वो अगर कोर्ट को अप्रोच करे, अगर कोई विदेशी आदमी इस कंट्री में आया हुआ है, उसको हम जनरली बोलते हैं एलियन सब्जेक्ट और नॉट इंडियन सब्जेक्ट, वो अगर आया हुआ है और वो हमारे कोर्ट को अप्रोच करना चाहता है तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ के अंतर्गत कोर्ट को उसकी सुननी होगी, कोर्ट उसकी बात जरूर सुनेगा। सो बेसिकली वो ब्रॉडर सेंस में आर्टिकल 15 and 16 इट्स इन comparatively they narrowed down to whom they are giving the fundamental right. So article 15 और 16 citizen specific है, so Indian citizen पे अप्लाई होता है आर्टिकल 15 और 16। so अगर कोई आर्टिकल 15 और 16 को कोट करके बोले कि इक्वलिटी है, बट किसके लिए है? सिटीजन के लिए है। 15 और 16 में, 14 में इक्वलिटी है वो सबके लिए है। सो 15 और 16 में, अगर 15 में अगर कोई बाहर से आके बोले कि हाँ मैं भी बैकवर्ड कैटेगरी से हूं, मुझे भी हेल्प करिए, सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के थ्रू नहीं कर सकते। ओके, तो अब हम इसको समझेंगे। मैंने आपको ब्रॉडर सेंस समझा दिया है। सो आर्टिकल 15 क्या बोलता है? प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द सिटीजन ऑन ग्राउंड्स, इसकी लैंग्वेज समझना, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ, यानी कि इन में से ओनली ऑफ किसी ग्राउंड पे स्टेट, ये देखो स्टेट शैल नॉट, यानी स्टेट पे ऑब्लिगेशन है। स्टेट को नेगेटिवली वर्डेड लैंग्वेज में स्टेट पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि स्टेट शुड नॉट। स्टेट की डेफिनेशन मैंने बताई, ऑल गवर्नमेंट्स एंड गवर्नमेंट एडेड एंड गवर्नमेंट रिलेटेड institutions. So it cannot discriminate against the citizen on the ground only of the religion, race, caste, क्या क्या है? Religion, race, caste and two more, sex and place of birth or any of them. So अलग अलग बेसिस पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इन पे या तो सारों के बेसिस पे या किसी एक के बेसिस पे भी स्टेट किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। सो स्टेट ये नहीं कह सकता कि हम मैं आपको इसलिए फैसिलिटेट नहीं करूंगा कि आप उस रेस से है, उस रिलीजन से है, उस कास्ट से है, या इस मेल या फीमेल, इस काइंड ऑफ सेक्स से है, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। सो आपको हम लोग फैसिलिटेट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। सो ट्रांसजेंडर के लिए भी अभी इक्वलिटी लाई गई है, इसी के थ्रू लाई गई है। दे हैव ऑल्सो इक्वलिटी। ओके, अब देखिए, द राइट अंडर आर्टिकल 15 एनफोर्सेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट, नॉट अगेंस्ट द इंडिविजुअल। 15(1) की हमने बात की है, अभी ये 15(1) में हुआ है। तो 15(1) में इंपॉर्टेंट क्या है? 5 बेस दिए हुए हैं, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 चीजों में से किसी एक चीज पे या 5 पे
स्टेट किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि स्टेट के अगेंस्ट में एनफोर्सेबल है, इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं है। इसमें इंडिविजुअल की बात नहीं हुई है। अब देखिए एक्सप्रेशन ओनली, वहां पे मैंने बताया था ओनली मीन्स दैट द फाई ग्राउंड कैन नॉट बी द सोल ग्राउंड टू डिस्क्रिमिनेशन, देयर शुड बी वन और ऑफ द एडिशनल ग्राउंड फॉर द डिस्क्रिमिनेशन provided that there is a sixth ground on which valid discrimination can shown। so इन्हीं 5 के बेसिस पे, या ओनली ऑन का मतलब है इन्हीं 5 या इसी में से किसी एक पे के कारण किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अगर कोई सिक्स्थ ग्राउंड है और उसका रीजनेबिलिटी बनता है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के बेसिस पे अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है स्टेट का है और स्टेट में करना है, तो उसके बेसिस पे फिर डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है कि यू डोंट नो दिस लैंग्वेज, सो यू शुड नॉट गो फॉर दिस वर्क। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, सी इफ इन तेलंगाना I want to do an administrative work, government want to have an administrative work and I want to do it. So government will say first learn the language, right now you don't understand the language, so you cannot go for this administrative work. Great. So that kind of extra ground can be there, but only on these 5 grounds state cannot discriminate anybody. Okay. आर्टिकल 15(2) ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15(2) आपको अंडरस्टैंड करना होगा। 15 क्लास 2 में, आर्टिकल 15 क्लास 1 में स्टेट के खिलाफ बात की गई है, यानी स्टेट को आर्टिकल 15(1) स्टेट पे एनफोर्सेबल है, बट 15(2) नो सिटीजन शैल बी डिनाइड इनटू पब्लिक प्लेस like restaurant, hotel, tank well, etc. on the ground of only religion, race, caste, sex and place of birth. इन 5 चीजों के बेसिस पे कोई भी सिटीजन को आप इन जगहों पे, यानी पब्लिक प्लेस पे, जो प्लेस पब्लिक प्लेस है वहां पे आप इस बेसिस पे, भाई आप इस रिलीजन से हैं तो आप इस रेस्टोरेंट में नहीं आ सकते। ये आर्टिकल 15 की खिलाफ वर्जी है, 15(2) की खिलाफ वर्जी है। सो अगर कल को कहे कि, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कल को एक रेस्टोरेंट हो और वो कहे कि पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही रेस्टोरेंट में आ सकते हैं, या एक रेस्टोरेंट है और वो कहे कि पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही आ सकते हैं, तो वो आर्टिकल 15(2) की खिलाफ वर्जी है। इट इज एब्रीजेस आर्टिकल 15(2). सो बी अवेयर अबाउट योर राइट्स। ओके, गॉट इट। सो दिस मीन्स रेस्टोरेंट किसी प्राइवेट पर्सन का ही होगा, किसी इंडिविजुअल का होगा। पब्लिक प्लेस में भी आपको गवर्नमेंट तो रोकने नहीं जाएगा, पब्लिक प्लेस में भी कोई इंडिविजुअल ही एक इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को रोकेगा। सो बेसिकली इट इज एनफोर्सेबल बोथ अगेंस्ट द स्टेट एंड इंडिविजुअल। अगर ऐसा पब्लिक प्लेस हो जो स्टेट के अंडर में हो, वहां अगर स्टेट किसी एनफोर्स करे कि हम इस रिलीजन के लोगों को आने का अलाउ नहीं करते, तो भी वो गलत है। तो ये जो 15(2) है, 15 क्लोज 2 है, दैट इज अगेंस्ट एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट एंड इंडिविजुअल एंड हेल्प इन फाइट अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी अलोंग विद द आर्टिकल 17। सो आर्टिकल 17 में भी अनटचेबिलिटी के खिलाफ बात की गई। ये भी काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी है कि ये लोग एक ग्रुप को सेग्रीगेट करके कॉर्नर करना, ये भी बेसिकली ये प्रॉब्लम है। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपने गौर किया, एक्सेसिबल इंडिया चला था दिव्यांगजन के लिए, तो आपने गौर किया होगा दिव्यांगजन को जो बेसिकली एक्सेसिबल इंडिया
जो कैंपेन चलाया जाता है, जैसे कि स्कूल, पब्लिक बिल्डिंग्स, प्राइवेट बिल्डिंग्स, वो एक्सेसिबल हो, उनको आने जाने के लिए उनके लिए स्पेशल रैंप बने हैं, है ना, और उनको सहूलियत प्रोवाइड करवाई जाती है कि वो, ताकि किसी बिल्डिंग में, किसी ओपन प्लेस में, आगे आपने कुछ पार्क्स वगैरह ओपन प्लेसेस देखे होंगे जहां स्पेशली एबल्ड पीपल कैन गो, उनके लिए स्पेशली रैंपेज, उनके लिए स्पेशली खेलने की जगह बनाई गई है। वो किसके थ्रू बनाई गई है? इसी के थ्रू कि ऑन द बेसिस ऑफ आपका एक फिजिकल प्रॉब्लम है, उसके बेसिस पे आपको सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 15(2) से इसकी भावना आती है। सो दिस इज द ग्रेट एग्जाम्पल। ओके, सो इंडिविजुअल ये किसके खिलाफ होता है? सो फॉर द पीपल हु आर दिव्यांगजन, दे शुड ऑल्सो नो this 15(2) is helpful for them also. Okay, and next and this is helpful for article 15 also. So अगर आपका क्वेश्चन आए कि आर्टिकल 17 के अलावा ऐसा इक्वलिटी में कौन सा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ है, तो आर्टिकल 15(2) भी है। सो जनरली लोगों को आर्टिकल 17 का ही पता है, बट यू शुड नो आर्टिकल 15(2) ऑल्सो एनफोर्सेबल अगेंस्ट द इंडिविजुअल। ओके, आर्टिकल 15(1) एंड 2, अभी हमने 15(1) और 2 की बात की। एक स्टेट के खिलाफ मतलब एनफोर्सेबल है, स्टेट के अगेंस्ट में, और एक है स्टेट एंड इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट में। दोनों के दोनों कन्फर करते हैं फंडामेंटल राइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सिटीजन। सिटीजन, हम इंडियन सिटीजन है, हम अगर हमारा 1 और 2 ब्रीच होता है तो हमको फंडामेंटल राइट है, ये हम इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कि आर्टिकल 15(2) ब्रीच हो रहा है एंड वी कैन गो टू कोर्ट ऑल्सो। ओके, बट अब देखिए यहां से बात आती है आर्टिकल 15(3) Clause 3, Clause 4, Clause 5 confer no fundamental right to citizen. Article 15(1) और 2 ही आर्टिकल फंडामेंटल राइट है, बट आर्टिकल 15(3), 15(4), 15(5) फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो 15(1) और 2 में कुछ बातें हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए इनेबलिंग क्लॉसेस है, वो एक्चुअल में कोई राइट नहीं प्रोवाइड करते हैं। दे आर इनेबलिंग क्लॉजेस दैट एम्पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन इन फेवर ऑफ सर्टेन कैटेगरी सिटीजन प्लेस्ड इन द डिसिमिलर सर्कमस्टांसेस। सो इसीलिए तो हमने बोला था कि आर्टिकल 14 का आर्टिकल 14 का एक्सटेंशन है। कैसे एक्सटेंशन है दोस्तों? देखिए, डिसिमिलर सर्कमस्टांसेस में लोग रखे गए हैं। क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि जो लोग अलग जगह पे है उनको सेम टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट तो चाहिए, बट फंडामेंटल राइट कैसे वो अपना सेम टाइप का फंडामेंटल राइट क्लेम करेंगे? सो उन्होंने बोला जैसे डिसिमिलर सर्कमस्टांसेस में कैसे, जो कि बेसिकली हमारी सोसाइटल प्रॉब्लम है। डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटा है। हमारी सोसाइटी में अगर बात करें कि वीमेन है, वो डायरेक्टली डिफरेंट लेवल पे है, दे आर नॉट इक्वल फुटिंग ऑफ द मेल, सो दैट चाइल्ड है यानी चिल्ड्रन है, बैकवर्ड सिटीजन है, ओल्ड पर्सन है, दिव्यांगजन है, स्पेशल वनरेबल सेक्शन विच इज नॉट बैकवर्ड क्लासेस मीन्स SC, ST and OBC all are counted. Okay, so therefore article 15 clause 3, clause 4, clause 5 speaks the language of equal protection of law. Okay, so while 15(1) और 2 speaks the language of equality before the law. इस तरीके से article 15 become as an extension of the article 14.
आर्टिकल 14 में जो ब्रॉडर सेंस में इक्वलिटी बिफोर लॉ बोला गया था, वो आर्टिकल 15 1 एंड 2 में इक्वलिटी बिफोर द लॉ लाने की कोशिश की गई। क्या कोशिश की कि आप इन 5 चीजें, जो मेजर चीजें जिसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, इवन पब्लिक प्राइवेट प्लेस ऑल्सो। ओके, सो ये हुआ। आपको यहां पे दो चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। सेग्रीगेशन ऑफ ए ग्रुप, सेग्रीगेशन होगा कहीं ना कहीं जरूर होगा, बट उसको सेग्रीगेशन रीजनेबल तौर पे कैसे हो। सोसाइटी में आज की डेट में जो सेग्रीगेशन है वो रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बेसिस पे है, वो रीजनेबल नहीं है, वो आर्बिट्री है। स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है कि जैसे होता है ना कि पहले एक तरह के आम इकट्ठे किए गए। अभी आजकल मैंगो का पीरियड चल रहा है, मैं वही एग्जांपल देखूंगा कि मैंगोस है, डिफरेंट काइंड ऑफ मैंगोस है, वो फार्मर ने अपने हिसाब से उसने सेग्रीगेट किया हुआ है इनिशियल स्टेज, बट ही डज नो कि किस क्वालिटी पे बेसिस पे उसने आर्बिट्री अपने मन से जो ठीक लगा उसको एक साइड में, जो दूसरे कॉर्नर में, तीसरे कॉर्नर में रख दिया। बट दिस इज नॉट द वे। अगर सबको फुली ग्रोवन करना है, सभी जितने भी आम है उसको फुली ग्रोन करना है, तो एक एग्रीकल्चरिस्ट, एग्री एक्सपर्ट आता है और वो जो आम जो नहीं पके हुए हैं उनको सेग्रीगेट करके उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, और जो आम पके हुए हैं उनको अलग ट्रीटमेंट देगा। ओके, सो दैट इज इट। एंड फिर हम बात करेंगे अगर आर्टिकल 15(3) की। हमने ईबीएल और ईपीएल समझ लिया, आम का एग्जाम्पल से समझ लिया कि स्टेट खुद, अगर स्टेट कह रहा है कि आर्बिट्रीली कोई सोशली लोगों को सेग्रीगेट करने के लिए प्राइवेटली अलाउ नहीं है, स्टेट विल सेग्रीगेट अंडर द इक्वल प्रोटेक्शन, रीजनेबल बेसिस पे सेग्रीगेट करेंगे और लोगों को इक्वल लाने की कोशिश करेंगे, एंड देन इट विल एनफोर्स द इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ओके, सो अब 15 क्लॉज 3, 4, 5 ये इनेबलिंग क्लॉज है। इनेबलिंग क्लॉज कैसे है हम समझने की कोशिश करते हैं, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कैसे करते हैं। 15(3) है, वो क्या क्या पावर देता है, पावर टू स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन इन फेवर ऑफ द वीमेन एंड चिल्ड्रन। Thus, under Article 15(3), sex alone can be the ground on which the discrimination can be shown in favor of the women. देखिए कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। आर्टिकल 15 में बोल रहा है कोई भी इनमें से अलोन या इक्वली कोई भी नहीं हो सकते डिस्क्रिमिनेशन के कारण, बट यहां पे 15(3) में कह रहे हैं कि सेक्स यानी विमेन, तो बीइंग ए विमेन यू कैन प्रोवाइड, स्टेट को बोल रहा है, स्टेट कैन प्रोवाइड स्पेशल सपोर्ट टू वुमेन। उनके विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। तो इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 15(3) आर्टिकल 15(1) का क्लॉज 1, आर्टिकल 15(1) का एक्सेप्शन है, यहां पे उनको अलाउ किया जा रहा है। In this regard, the Article 15(3) may considered as a exception of the Article 15(1). The reservation seat in favor of the women in public employment in some of the state and panchayat and municipalities and constitutionally, कभी भी आपको कोई भी पूछे कि विमेन के लिए स्पेशल कुछ स्टेट में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व की गई है, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज में भी उनके लिए सीट रिजर्व की गई है। इवन अगर आने वाले टाइम में कोई गवर्नमेंट बिल लाके पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सीट रिजर्व करती है, दैट विल बी प्रोटेक्टेड अंडर दिस आर्टिकल 15(3). ओके, सिमिलरली वेरियस इकोनॉमिक एंड सोशल मेजर इंप्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट women and children are constitutionally valid under the article 15(3). जैसे कि
दिस प्रोविजन कैन बी मेड एज अ मैटरनिटी बेनिफिट फॉर द फ्री एजुकेशन फॉर द वीमेन एंड चिल्ड्रन। बहुत सारे स्टेट में वीमेन एंड चिल्ड्रन के लिए फ्री एजुकेशन किया गया है। कुछ जगह वीमेन्स फीमेल स्टूडेंट को साइकिल दी जा रही है, कहीं लैपटॉप दिया जा रहा है। सो ये क्यों दिया जा रहा है? कई जगह पैसे दिए जा रहे हैं, कुछ स्टेट में ये वो सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना इन आर्टिकल 15(3) के थ्रू आता है। ओके, लाइक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है जिसमें कि 5000 रुपीज दिए जा रहे हैं विमेन, लैक्टेटिंग वुमेन के लिए। तो ये भी इसी आर्टिकल 15(3) के अंदर में प्रोटेक्टेड है। सो आर्टिकल 15(3) की बात हो गई। आर्टिकल 15(4) में बात करें, इट वाज इंट्रोड्यूस स्पेशली ये 15(4) के अगेंस्ट में है। और कुछ दूसरे भी, शंकरी प्रसाद केस हुआ था जो कि हमने समझा था कि डिफरेंट केस में फंडामेंटल राइट का अमेंड होता है या नहीं होता है। तो पहली बार फंडामेंटल राइट को अमेंड किया गया था, तब 15(4) लाया गया था, इंसर्ट किया गया था, ये 15(4) क्लॉज इंसर्ट किया गया था। सो कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में इट कन्फर्स द पावर ऑन द स्टेट टू मेक special provision in favor of backward classes of the citizen who socially and educationally backward। यहाँ से आपका रिजर्वेशन पॉलिसी का स्टार्ट है, ये यहाँ से रिजर्वेशन दिया जा रहा है। सो रिजर्वेशन किसके अंडर में आ रहा है? आर्टिकल 15(4). सो 15(4) फंडामेंटल राइट है या नहीं है? अभी हमने बात की थी फंडामेंटल राइट क्या है, 15(1) एंड 2 है। 15 clause 3, 4 and 5 is not a fundamental right, these are enabling right। स्टेट को कुछ पावर दी जा रही है कि स्टेट लोगों को आगे लाने के लिए उनके सपोर्ट में कुछ कर सकता है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द स्टेट। कल को स्टेट ये समझे कि अभी सारे लोग इक्वल लेवल पे आ गए हैं, देन स्टेट कैन टेक बैक द रिजर्वेशन पॉलिसी or special policy for the women, children। It's totally on the depend on the state। It is enabling provision given to state to take people, to uplift people। Okay, so 15(1) और 2 fundamental right है, 15(3), 4, 5 नहीं है। That's why Supreme Court said that reservation is not an फंडामेंटल राइट। रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, इसी क्लॉज के अंतर्गत आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ दो बातें और इंपॉर्टेंट है, बैकवर्ड क्लासेस के सोशली एंड एजुकेशनली, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, यहाँ आप बैकवर्ड क्लास का मतलब ओबीसी नहीं है, बैकवर्ड क्लास का मतलब कंप्लीट बैकवर्ड, SC, ST, OBC सबकी बात हो रही है। So basically in initial it was for the SC and ST। Okay, so आपको समझ में आया रिजर्वेशन पॉलिसी क्यों नहीं फंडामेंटल राइट है। एंड रिजर्वेशन पॉलिसी कम फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 where it was given the enabling clause of article 15(4) to do in favor of backward classes who are, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशली एंड एजुकेशनली। यहाँ पे इकोनॉमिकली की बात नहीं की गई थी। इसीलिए आपको पता है कि बहुत लंबे टाइम तक हमारे यहाँ डिबेट चली थी कि लोगों को पॉवर्टी के बेसिस पे रिजर्वेशन दीजिए, वो नहीं है क्योंकि इस आर्टिकल में मेंशन ही नहीं था। इस आर्टिकल में सिर्फ 2 ही बेसिस मेंशन थे, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। ओके, so article 15(5), 15(4) has been made use to state to provide reservation of the backward classes of the citizen in higher education, higher educational institute that are run by the state or receiving aid from the state। देखिए यहाँ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की हम आर्टिकल 16 में बात करेंगे। यहाँ पे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन है उसमें रिजर्वेशन की बात हो रही है। ओके, 15(4) में वही सेम ही 16 में भी इसी तरीके से किया गया है, वहां पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। ओके, सो 15(4) अंडर 15(4) द स्टेट हैज आल्सो बीन स्टार्टेड स्कॉलरशिप।
जो स्कॉलरशिप दी जा रही है स्टूडेंट को, जो रिजर्व्ड स्टूडेंट है उनको, या फी कंसेशन दिया जाता है, हॉस्टल एक्सेट्रा दी जाती है, वो सारे के सारा आर्टिकल 15(4) में है। तो आज कोई भी स्टूडेंट, उनको स्कॉलरशिप मिल रही है, फीस में कंसेशन मिल रहा है, हॉस्टल एक्सेट्रा में, ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर द आर्टिकल 14। एवरीबडी हु इज गेटिंग दीज थिंग्स शुड अवेयर अबाउट दिस। आर्टिकल 15(4). ओके, आर्टिकल 15(5) देखिए, आर्टिकल 15(4), 15(3) तक तो पहले था, 15(4) को जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डाल के लाया गया तो 15(5) भी ऑब्वियस सी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आएगा। इंट्रोडक्शन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 में 5th भी आया हुआ है। इट कॉन्फर्स द पावर टू द स्टेट टू रिजर्व द सीट in the favor of backward classes citizen in educational institution including private educational institution whether they are aided or not। that means private educational institute में भी रिजर्वेशन लागू कर सकता स्टेट थ्रू आर्टिकल, किस में, एडमिशन के लिए स्टूडेंट। एम्प्लॉयमेंट का अभी भी नहीं है, आर्टिकल 16 में नहीं पाएंगे। आर्टिकल 15(5) प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी रिजर्वेशन अप्लाई करेगा थ्रू दी आर्टिकल 15(5) which inserted in the constitution through the 93rd constitution amendment 2005। ओके, अब देखिए, इसमें से जब भी इस तरह का रिजर्वेशन कभी भी आएगा तो एक और रिजर्वेशन है, वो है आपका, वो हम आर्टिकल 30 में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का। सो ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को एक्सक्लूड किया गया है। ये बहुत सारी, इसको लेके बहुत बार डिबेट्स हुई है, पब्लिक डिबेट्स हुई है, आप न्यूज़पेपर में भी देखेंगे। राइट टू एजुकेशन भी और भी बहुत सारी है। वो जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वो आर्टिकल 30 से हम समझेंगे कि वो क्या है। ये आप बात आज से ध्यान रखना, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसमें आर्टिकल 15 का ये क्लोज लागू नहीं होता कि जो भी परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन वहां पे रखा जाए, बिकॉज वो तो स्पेशली एक माइनॉरिटी के लिए है, उसमें दूसरी कास्ट का रिजर्वेशन वैसे भी वो कंप्लीट सबके लिए नहीं है। ओके, सो आर्टिकल 15(5) the center and state government have extended not more than 27% reservation for the OBC in educational institutions such as IIT, NIT, IIM, etc. So state और center government OBC के लिए 27% का रिजर्वेशन इन बड़े इंस्टीट्यूट में भी दे रहे हैं, वो आर्टिकल 15(5) के थ्रू है। सो आपके लिए 15 को समझना यही है, 15(1) और 2 है वो फंडामेंटल राइट है। 1 में जो ओनली ऑन 5 ग्राउंड दिए गए हैं, ये भी याद रखना, 5 ग्राउंड, स्पेशली मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं, 5 ग्राउंड, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। 15 क्लॉज 1 एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, 15 क्लॉज 2 एनफोर्सेबल अगेंस्ट द इंडिविजुअल एज वेल एज स्टेट। दोनों के दोनों पहले वाले इक्वलिटी बिफोर द लॉ के लिए है। लास्ट के 3, 15(3), 15(4), 15(5) क्लॉजेस आर इनेबलिंग क्लॉजेस दैट आर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ओके, यहां तक तो ठीक है। एक एक्स्ट्रा बात मुझे आपको बतानी है कि आर्टिकल 15(6)(b) मैं बात करूं अगर कि आर्टिकल 15(6)(b) इंसर्ट किया गया है 2019 में, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू? इट इज 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें इकोनॉमिक बेसिस पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। इसमें आर्टिकल 15(6) और 16(6) दोनों ऐड किए गए हैं। आज हम 15 पढ़ रहे हैं तो 15 मैं आपको दर्शन करवा देता हूं उसका कि वो बेसिकली है क्या, और उसको मैं फास्टली रीड करके बता देता हूं। बेसिकली क्या है
15.5 तक तो हमारे पास थे ही। 15.6 में ये बोला गया है कि 15.5 तक सिर्फ दो की बात हुई है, दो बेसिस की बात हुई है जिसके बेसिस पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है जो कि बैकवर्ड सिटीजन्स को। वो दो बेसिस कौन से थे? मैंने बताया था, एजुकेशनली बैकवर्ड एंड सोशली बैकवर्ड्स। देखिए, दी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, यहां मैंने बोला था आपको। सो बेसिकली दो ही बेस प्रोवाइड करवाए गए हैं। सो अभी ये तीसरा इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसके लिए भी ये बेस प्रोवाइड करवाया गया। सो इसमें ऐड किया गया कि पीछे के दो प्लस एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइडेड दी रिजर्वेशन। ओके, तो मैं आपको इसका दर्शन करवा देता हूं। सी, दिस इज द गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसको गैजेट में लाया गया और इसका इसी तरीके का फेस है, आपको देखने को मिल गया। सो मैं आगे की इसको मैं जल्दी आपको दिखा देता हूँ। ये 12 जनवरी 2019 को आया है, नोटिफाई हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट। सो कोई भी अमेंडमेंट हो या बिल हो, उसके लिए शॉर्ट टाइटल है, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट है। ये एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा पार्ट है। अगर किसी को ये बात ध्यान में है, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो कौन से पार्ट में आता है आप मुझे नीचे मैसेज में लिख के भेज सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन का 103rd अमेंडमेंट है। सिंपली देख लीजिए, इन आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं यहां से, ये वाला पार्ट। द आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर क्लॉज 5 the following clause shall be inserted, namely sixth clause में nothing in the article sub clause G of clause 1 of article 19(1)(g). वो 19(1)(g) क्या है? वो बेसिकली कह रहा है कि उसमें आपके लिए जनरली बोला जाता है कि ट्रेड प्रोफेशन के लिए आप फ्री हो, ऑल इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं, यू आर फ्री टू। सो अगर ट्रेड और प्रोफेशन के लिए फ्री है, फिर आपका गवर्नमेंट है वो 10% रिजर्वेशन दे रही है, प्राइवेट में भी दे रही है। सो फिर उसके ऊपर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से एक तरीके का रेस्ट्रिक्शन आ गया। सो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि 19(1)(g) में जो भी लिखा हुआ है या 19 क्लॉज 2 में जो भी लिखी हुई बात है, उसके ऊपर इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का कोई प्रभाव नहीं होगा। ओके, सो ये है इसका बेस। अगर मैं बात करूं इसी को आगे, एनी स्पेशल प्रोविजन एडवांसमेंट ऑफ द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सिटीजन अदर देन, मैंने कहा था 4 और 5 में सिर्फ एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड की बात हुई है, तो उसके अलावा इन्होंने एक और कैटेगरी बोल दी, इकोनॉमिकल वीकर। एनी प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सिटीजन ऑफ द सेक्शन ऑफ द सिटीजन अदर देन द क्लासेस मेंशन्ड इन द क्लॉज 4 and 5 इन so far as such as special provision related to their admission to educational institution इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसीलिए वो 19(1)(g) की बात हुई है। ओके, तो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी ये लागू होगा। ओके, और एक और ऊपर बात हुई थी और 19(2) की बात हुई थी, उसमें भी बेसिकली ये था कि कोई भी सिटीजन को 19(2) क्या है, कोई भी सिटीजन को कहीं भी एडमिशन लेने से रोका नहीं जाएगा। सो कुछ
कुछ सीट किसी के लिए रिजर्व की जा रही है, तो यानी कि दूसरे के लिए रोका जा रहा है, सो इसीलिए बोल रहे हैं 19 क्लॉज 2 एंड 19 क्लॉज 1 जी एंड 29 क्लॉज 2 में जो भी बातें हैं वो यहां पे अप्लाई नहीं होगी, तो ये उनका एक्सेप्शन होगा। ठीक है, सो इन्होंने एक्सप्लेन किया है फॉर द पर्पज ऑफ दिस आर्टिकल 16 दिस आर्टिकल एंड आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 में भी सेम चेंज किया है, वो मैं आपको उस टाइम में दिखा दूंगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन shall be such as may be notified by the state time to time। so इकोनॉमिकल वो जैसे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्या होगा उसकी डेफिनेशन स्टेट तय करेगा, ऐसे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कौन होगा इसकी भी डेफिनेशन स्टेट रेडी करेगा, वो टाइम टू टाइम अपने हिसाब से चेंज भी करता रहेगा। ओके, दैट इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द this part of the constitution, this part of the everything। okay, so I think I have completed the complete part of the article 15 से 15 1 clause 1 2 3 4 5 and 6 also, that is all about the article 15। मुझे लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी के साथ में मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आपको सुख समृद्धि विद्या मिले एंड भगवान आपको सामर्थ्य दे कि आप अपनी सुख समृद्धि और विद्या को आगे लार्जर पब्लिक में बांट सके। थैंक यू।